वेलकम टू मैम की क्लास, जहां होती है टीचिंग इजी और इंटरेस्टिंग। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारी सारी इजी पढ़ाई आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अरे चलो, मैम क्लास में आ गई। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक जनसंख्या को संसाधन के रूप में लाने के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा ये बहुत ही ज़रूरी है और उसका प्रशिक्षण होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए जनसंख्या, तभी वो संसाधन के रूप में कार्यरत हो सकता है। तो ये जो दो फैक्टर हैं जनसंख्या की गुणवत्ता बढ़ाने के, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये बहुत ही ज़रूरी है। जनसंख्या संसाधन के रूप में लाने के लिए उसमें निवेश करना होता है और यह निवेश सरकार मुख्य दो क्षेत्रों में ही करती है। पहला है शिक्षा और दूसरा है स्वास्थ्य। तो सरकार इसमें निवेश करती है, इसका क्या मतलब हुआ? क्या इसमें कोई ऐसा जादू कर देती है सरकार या फिर ऐसा कुछ करती है? नहीं, सिंपली सरकार क्या करती है, नीतियाँ बनाती हैं। सरकार जो होती है वो इनके प्रोग्राम्स बनाती है इनको बढ़ाने की, शिक्षा और स्वास्थ्य, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि राष्ट्र के आय में इनके जो हमारी जनसंख्या है इनको इसमें वो किया जाए, प्रोडक्टिव बनाया जाए। तो प्रोडक्टिव बनाने के लिए, यानी कि ह्यूमन कैपिटल बनाने के लिए, संसाधन बनाने के लिए वह शिक्षा और स्वास्थ्य में कई नियम और कई प्रोग्राम्स ले आती है, जिससे ये दोनों चीज़ का लाभ उठा के जनसंख्या जो है संसाधन के रूप में उभर के आ सके। सरकार ने इसके लिए कुछ मुख्य प्रोग्राम जो हैं वो चलाए, जैसे सर्व शिक्षा अभियान। इसमें सभी के लिए शिक्षा होती है और नवोदय विद्यालय की स्थापना, कौशल पे बेस्ड जो स्किल बेस्ड जो प्रोग्राम होते हैं, यानी कि इंटर के बाद जो युवक होते हैं गांव के, उनको प्रशिक्षित करना किसी कौशल में और फिर उनको व्यावसायिक शाखाओं का विकास किया ताकि इसमें ये लग सके तो अपनी आजीविका कमा सके। तो ये जो शिक्षा के प्रोग्राम हैं ये सरकार ने बेसिकली चलाए हैं कि हाँ, शिक्षा, एक जनसंख्या अशिक्षित न रह जाए और फिर वो अनयूज्ड न रह जाए, यानी कि वो प्रोडक्शन के काम में यूज़ हो। तो इसके लिए ये जो ह्यूमन कैपिटल बनाने के लिए सरकार ने ये मुख्य जो प्रोग्राम हैं वो बनाए हैं। सरकार ने इतने कार्यक्रम चलाए हैं, इसके बावजूद हम देखते हैं कि जो पुरुष का जो साक्षरता दर है वो महिलाओं की साक्षरता दर की 16.6% जो है ज़्यादा है। और दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि जो सिटी में साक्षरता दर है हमारी और जो विलेजेस में हमारी साक्षरता दर है, वो भी सिटी की साक्षरता दर विलेज की साक्षरता दर 16% ज़्यादा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि केरल की साक्षरता दर हमारी 94% है, तो वहीं पे बिहार की साक्षरता दर हमारी जो है वो 62% है। तो एक ही देश में इतना ज़्यादा व्यापक अंतर भी है, जबकि हमारे यहाँ जो स्कूल प्रणाली है वो 8.58 लाख से अधिक गांव में फैली है। फिर ये स्थिति क्यों है? का मुख्य कारण तो एक है शिक्षा का निम्न स्तर। साक्षरता तभी नहीं बढ़ती जब शिक्षित, जैसे कि एक बालक है और उसके माँ बाप अशिक्षित हैं, उनको शिक्षा से कोई मतलब नहीं, वो परंपरागत कोई कार्य कर रहे हैं या छोटा मोटा कोई कार्य कर रहे हैं, तो वो अपने बालक को भी सोचेंगे, वो अपने लड़के को भी सोचेंगे कि वही कार्य करे और वह शिक्षा का वैल्यू इतना नहीं समझेंगे क्योंकि वो खुद अशिक्षित हैं और गरीब भी हैं। तो वो एक, इससे पहले के वीडियोज़ में मैंने बताया है कि वो एक दुष्चक्र, एक बैड इफेक्ट जो है उसका एक सर्कल क्रिएट करते हैं जिसमें बच्चा फंस के रह जाता है। वो खुद अशिक्षित हैं और बच्चे को भी आगे नहीं बढ़ने देते। तो शिक्षित जब माँ पिता ही शिक्षित नहीं होते तो वो शिक्षा की इतनी वैल्यू नहीं समझते। तो शिक्षा का जो निम्न स्तर है सबसे बड़ा कारण है कि सरकार की इतनी योजनाओं के बावजूद भी बच्चा स्कूल नहीं पहुंच रहा है या फिर स्कूल को छोड़ दे रहा है। अब यहाँ पे आई स्कूल छोड़ने की बात, तो इसका यही दूसरा कारण, इम्पॉर्टेंट कारण है, इसको कहते हैं ड्रॉप आउट इफेक्ट। ये जो ड्रॉप आउट इफ़ेक्ट का रेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा हमारे यहाँ है। बच्चा स्कूल जाता तो है, नामांकित होता है, लेकिन स्कूल को बीच में से छोड़ देता है। उसके पीछे उसकी गरीबी होती है या फिर माँ बाप का अशिक्षित होना होता है या कई अन्य भी कारण होते हैं जिसके कारण बच्चा स्कूल बीच में से छोड़ देता है। तो ये दोनों जो इफ़ेक्ट हैं वो बहुत गलत प्रभाव डालते हैं। अब इन इफ़ेक्ट को भी हटाने के लिए, इन इफ़ेक्ट को कम करने के लिए सरकार ने अन्य कार्यक्रम भी चलाए हैं।
मुख्य हैं सेतु का पाठ्यक्रम, स्कूल लौटो शिविर और मिड डे मील। सेतु पाठ्यक्रम में भी बच्चों से घर घर जाकर के उनसे टीचर्स को, जो प्राथमिक विद्यालयों के जो टीचर्स हैं उनको ये सौंपा जाता है कि घर घर जाके उनका नामांकन कीजिए, पूछिए कि आपका बच्चा स्कूल जाता है कि नहीं। तमाम कार्य दिए जाते हैं प्राथमिक शिक्षकों को। और दूसरा स्कूल लौटो शिविर लगा करके ये बच्चों को वहाँ पर बुलाया जाता है और उनके पेरेंट्स से बात की जाती है कि ये स्कूल क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या कारण है। तीसरा मिड डे मील, जो कि बहुत चर्चित है। यहाँ विद्यालय में ही उनका जो लंच होता है, मिड डे मील यानी कि उनका खाने की व्यवस्था विद्यालय में होती है। तो ये गरीबी के कारण कुछ बच्चे जो विद्यालय नहीं आते, वो इसके कारण विद्यालय में रुकें और पढ़ें। ये सरकार का उद्देश्य इसके पीछे है। सरकार सेकेंडरी और हायर एजुकेशन में, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में भी पत्राचार शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा और ऑनलाइन एजुकेशन के द्वारा शिक्षा देने का प्रयास किया जाता है। बहुत से लोग काम में लगे होते हैं, उनके पास आजीविका नहीं होती तो वो खुद काम में लगे होते हैं, लेकिन पत्राचार के द्वारा पढ़ भी सकते हैं। इसी तरह दूरस्थ शिक्षा होती है और ऑनलाइन एजुकेशन होता है, जो कि संचार के माध्यम से लोगों तक पहुंचता है। तो ये सारी जो प्रोसीजर है वो किस लिए कर रही है सरकार, कि जो शिक्षा है वो लोगों तक पहुंचे, किसी तरह लोग शिक्षित हों और अपने को मानव संसाधन के रूप में क्रिएट करें और भविष्य में ये उत्पादन के कार्य में अपने आप को लगाएं और प्रोडक्शन में। और ये जो इनपुट है, ये जो इम्पोर्टेंट इनपुट है, जनसंख्या जो है, वो नेशनल इनकम को इंक्रीज करने में हेल्प करे। दूसरा जो मेन फैक्टर है वो स्वास्थ्य है। कोई भी फैक्ट्री या कोई भी उत्पादन की इकाई जो है ऐसे व्यक्ति को काम नहीं देती जो बार बार बीमार पड़े और ज़्यादा छुट्टियां ले और अपने इन कामों से अब पूरे उत्पादन को प्रभावित करे। तो फर्म एक फिट व्यक्ति को चाहती है जो कि काम भी करे और उसके जो कार्य के घंटे हैं वो बढ़ाए जाए तो भी वह विचलित ना हो। तो इसके लिए जरूरी है कि जनसंख्या स्वस्थ हो। कोई भी अगर स्वस्थ रहेगा तभी वह प्रोडक्शन के काम में आएगा और इनकम को इंक्रीज कर सकता है। सरकार भी इस क्षेत्र में बहुत ही कार्य कर रही है और वो कई प्राथमिक चिकित्सालय और हमारे खुद के देश में 381 मेडिकल कॉलेज और 301 डेंटल कॉलेज हैं और सरकार इन स्वास्थ्य सुविधाओं से जो है वो जनमानस को एक संसाधन के रूप में क्रिएट कर रही है। इस संदर्भ में सरकार ने आयुष्मान भारत, एड्स व श्रम जगत पर राष्ट्रीय नीति, जननी सुरक्षा कार्यक्रम, सुरक्षित मातृत्व अभियान, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना जैसी कई योजनाएं बनाई हैं। और इन योजनाओं का मेन, इसमें से कई योजनाएं ऐसे भी हैं कि लोग जहां कार्य कर रहे हैं वहां स्वास्थ्य लाभ अर्जित कर सकें। और इसके पीछे का उद्देश्य भी सरकार का यही है कि जो जनसंख्या है उसे प्रोडक्टिव फैक्टर की तरह बनाया जा सके, क्रिएट किया जा सके और यह राष्ट्र के जो आय है उसको बढ़ाने का काम करे, प्रोडक्टिव हो ये जो जनसंख्या। और इसका अच्छा प्रभाव भी पड़ा है, जैसे कि हमारे यहाँ जीवन प्रत्याशा वो बढ़ गई है, शिशु मृत्यु दर कम हो गया है, जन्म दर गिर गया है। तो ये जो सारे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बढ़ गया है। तो ये जितने भी कार्यक्रम सरकार बनाती है उसके पीछे यही उद्देश्य होता है कि जनसंख्या जो है वो संसाधन के रूप में लोग क्रिएट हों। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। और वीडियो में आपको कोई भी क्वेश्चन या कोई भी फैक्ट पहले समझ ना आया हो या फिर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, रिप्लाई आपको मिलेगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं अब अपने अगले वीडियो में। गुड बाय।